जिसको हम देसी भाषा में कोडी बोलते हैं, यहाँ पे इस वाली जगह पे, इससे आप 2 अंगुल ऊपर या फिर 1.5 से 2 इंच ऊपर। और इसी तरीके से एक दूसरा तरीका है कि अपने जो निपल्स हैं उनसे एक आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। और उस इमेजिनरी लाइन से 2 इंच नीचे स्टर्नम पे ही आपने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, इससे 2 इंच नीचे स्टर्नम पे, ठीक है। यहाँ पे आपको कंप्रेस करना है। आप कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपका मास्टर हैंड है कोई सा भी, या तो राइट हो सकता है या फिर लेफ्ट हो सकता है, ठीक है। इन सर का राइट हैंड है, लेफ्ट मास्टर हैंड। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो अपना हाथ का एरिया है ये वाला, इससे प्रेस करना आपको, ठीक है। तो अपना हाथ पूरा स्ट्रेट रखना है, दूसरे हाथ को इस तरीके से उस हाथ के ऊपर ग्रिप करना है, एंड देन फिर आपको पूरा टिल्ट होना है उसके ऊपर, एक तरीके से इंक्लाइन हो जाना है उसके ऊपर पूरा लीन होके। और आपकी जो पोजीशन रहेगी वो ऐसी रहेगी कि आप जो विक्टिम है उसके राइट साइड में आप घुटनों के बल बैठेंगे, और आपका पोस्टर देख लीजिए किस तरीके से रहेगा, कोहनिया बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। और फिर आपको जो बड़ी पैर में अगर है साथ में कोई, तो वो उसको पहले ब्रीथ देगा, ठीक है। 2 बार उसने ब्रीथ दी, और फिर आपको 30 टाइम्स प्रेस करना है, कंप्रेस करना 30 टाइम्स। फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड इतनी रहेगी कि 1 मिनट में यानी 60 सेकंड्स में आपको अप टू 100 या फिर 120 टाइम्स, जस्ट डबल, यानी 1 सेकंड में आपको 2 कंप्रेशन देना है, इतनी स्पीड होनी चाहिए एटलीस्ट। और ये रोटेशन चलता रहेगा आपका, जैसे 30 टाइम्स आपने कंप्रेस किया, फिर 2 बार आपने ब्रीथ दी, 30 टाइम्स आपने कंप्रेस किया, 2 टाइम्स आपने ब्रीथ दी, इस तरीके से चलता रहेगा। बीच बीच में आपको उसकी पल्सेस भी चेक करते रहना है, हो सकता है कि ज़्यादा टाइम ना ले वो पेशेंट ठीक होने में, तो उसको अगर ब्रीदिंग हो रही है उसकी या फिर हार्ट बीट वापस आ गई उसकी, तो कंटिन्यू करें आप। जब तक अगर होश में आ जाते हैं तो उनको तुरंत आपको एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल ले जाना है। और अगर एम्बुलेंस आपने बुला ली है तो ड्यूरिंग द वे, जब आप इंसिडेंट प्लेस से आप हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में भी आपको ये कंटिन्यू रखना है जब तक उसको होश नहीं आ जाता। दूसरा, ये तो एडल्ट को आपने सीपीआर देने की प्रोसेस थी, अगर किसी बच्चे को अगर सीपीआर देना हो तो किस तरीके से देंगे वो देख लीजिए। ये कुछ छोटा बच्चा है, इसको ब्रीथ नहीं कर पा रहा है और पल्सेस भी नहीं आ रही इसकी, तो चेक करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, ये उसका जो लेफ्ट जो वाला जो हाथ है, ठीक है, उसके बगल में यहाँ पे ब्रोकियल पल्स होती है, वो चेक करनी है आपको, ठीक है। वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है बच्चे के यहाँ पे। उसके अलावा पोजीशन कैसे रखनी है वो देख लीजिएगा, बच्चे को अपने हाथ पे या फिर अपने घुटने के बल, जहाँ पे आपने अपनी जो जांग है उसके ऊपर आपको लेटा देना है उसको, इस तरीके से हाथ पे, हाथ का सपोर्ट देते हुए, ठीक है। फिर जो आप अपने हाथ से कर रहे थे एडल्ट को, उस बच्चों में क्या करना है, अंगुलियों का यूज करना है। 2 फिंगर्स हो सकती है, अगर आप फिंगर से इतना जोर नहीं लगा सकते तो आप अंगूठे से भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, जगह आपको पता ही है, वही पॉइंट रहेगा, सेम पॉइंट जो अपने एडल्ट में देखा था अपन ने। बच्चे के क्या करना है, बस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी थोड़ी सी, आपको 15 बार प्रेस करना है और 2 टाइम्स ब्रीथ देना है। और ब्रीथ आपको फुल माउथ, मतलब आपको उसका नाक भी कवर करना है, उसका मुंह भी कवर करना है फुल, इस तरीके से 2 बार ब्रीथ देनी है और 15 बार आपको प्रेस करना है, ठीक है। डेप्थ कितनी होनी चाहिए, अब यूजुअली हम देखते हैं कि सर कितना दबाएं, कंप्रेस कितना करें, तो जो एडल्ट होता है उसकी कम से कम भी 2 से 2.5 इंच दबा सकते हैं आप इजीली, ठीक है। इतने में पसलियाँ ब्रेक नहीं होंगी। और छोटा बच्चा जो रहेगा उसका 1 से 1.5 इंच तक दबा सकते हैं बस, ठीक है। तो इस तरीके से ये हुई सीखती है, और चोट भी लग जाती है गले में, तो उस वक्त आप किस तरीके से चोकिंग खोलेंगे एडल्ट की। तो मान लीजिए ये विक्टिम है जिन्होंने कुछ निगल लिया है, फिर उगल नहीं पा रहे, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अपना खुद का गला खुद ही चोक करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले फोर्सफुली आप उनको गला छुड़वाना है सबसे पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पोजीशन देख लीजिए कैसी रहेगी, पीछे पैर का सपोर्ट रख के दोनों हाथों से फोर्सफुली उनका गला छुड़वाना है, ताकि वो खुद के गले को खुद ही चोक ना करे फर्दर, ठीक है। इस तरीके से छुड़वा दिया आपने, दोनों हाथों को पीछे ग्रिप करेंगे और अपने से सटा के बिल्कुल चिपकाते हुए उनकी ये जो पोजीशन आप देख लीजिए कहाँ पे आपको हाथ लगाना है इनके यहाँ पे, ये जो अपना कलेजे वाली जगह है ना, बिल्कुल सॉफ्ट जगह है, यहाँ पे आपको इस तरीके से एक अंगूठी, हाँ बिल्कुल, जो आपकी नाभि है और ये जायफाइड प्रोसेस जो हमने अभी बताई थी आपको सीपीआर के दौरान, उन दोनों के बीच में जो बिल्कुल सॉफ्ट जगह है, ठीक है, वहाँ पे आपको इस तरीके से अपना जो मास्टर हैंड हो सकता है कोई सा भी, उसको आपको इस तरीके से फिस्ट बनाते हुए जो ये अंगूठे वाला जो पोर्शन है ये अंदर की तरफ दबा के, ऊपर से दूसरा हाथ लाके इस तरीके से आपको पोर्शन बना के अंदर की तरफ थ्रस्ट करना है, जैसे इनको उल्टियां दिलवानी है, हमें इनको मितली दिलवानी है इनको जबरदस्ती, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो निगल रखा होगा या फिर जो अटक रखा होगा वो चीज़ बाहर आ जाएगी। हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ये बेहोश हो जाए, अनकॉन्शियस हो जाए इस तरीके से, है ना। तो उस वक्त
उसी हालत में उनको किस तरीके से नीचे लेटाना है वो देख लीजिए आप। इस तरीके से उनको पीछे लेटा के फिर आपको क्या करना है, सपोर्ट, सिर को सपोर्ट देते हुए फिर इनका जो हेड है उसको लेफ्ट या राइट एक तरफ टर्न करके देखना है कि जो चीज़ निकली हुई थी वो चीज़ बाहर आ गई। हो सकता है कि मुंह में आके अटक गई हो वो, ठीक है। तो फिजिकली आप चेक करके उसको निकाल सकते हैं। अगर फिर भी नहीं निकली है बाहर तो आप उनको लेटे लेटे भी आप एक तरीके से बाहर वो जो निकली हुई चीज़ है उसको बाहर निकालने की आप कोशिश कर सकते हैं। तो वो सेम चीज़ आपको उनको लेटा ही करनी है, ठीक है। इस बार क्या करना है आपको, जैसे सीपीआर के अंदर जो आपने पोजीशन बनाई थी अपने हाथ की, तो वो पोजीशन उसी तरीके से वहीं पर रखनी है आपको और इस तरीके से आगे की तरफ पुश करना है। इस तरीके से जैसे हम डूबे हुए इंसान के पेट से पानी निकालते हैं ना, तो सेम प्रोसेस ये वाली है, वैसा ही करना है इसमें, ठीक है। बच्चे के गले में चोकिंग हो जाती है तो कैसे करें? बच्चा अक्सर टॉफी निकल लेता है, फिर कंचे खेलते वक्त वो निकल, कोई भी छोटी मोटी ऑब्जेक्ट निकल लेता है बच्चा, तो उसको कैसे निकालें? हम क्या करते हैं, यूजुअली खड़े खड़े बच्चे के पीछे पीठ पे थपकियां मारते हैं। वो चीज़ गलत है, करना वही है हमें, लेकिन हमें उसको पोजिशन थोड़ी दूसरी देगी। मान लीजिए छोटा बच्चा है, इसने कुछ निकल लिया, तो पहले फिजिकली चेक कर लीजिए आप निकाल सकते हैं क्या। अगर निकाल सकते हैं तो आप उसको इस तरीके से चेक करके निकाल सकते हैं अपनी अंगुली से या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट लेके। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उसको वही पोजीशन लेनी जो आपने सीपीआर के टाइम पे लेटाया था, ठीक है। और 5 बार, हाँ वही चीज़, जैसे आपको 5 बार उसको प्रेस करना है, तो उससे क्या रहेगा, उसको उल्टी की जैसे आएगी या फिर कोई चीज़ होगी तो उबाक से आएगी उसको, वो निकाल देगा बाहर। अगर ऐसे भी नहीं निकलता है तो हमें क्या करना है, उसको फिर वापस उल्टा टर्न करना है उसको इस तरीके से। पोजीशन देख लीजिए दूसरे हाथ की, मुंह पूरा कवर नहीं करना है, नाक भी कवर नहीं करना है उसका, ताकि ओपन रहे उसका मुंह। और उसको दूसरे हाथ पे लिटा के थोड़ा सा नीचे की तरफ डिक्लाइन पोजीशन में थोड़ा सा वो देना है उसको, एंगल के थ्रू उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाना है और फिर पीछे से थ्रस्ट करना है उसको पीठ के ऊपर। जैसे थपके मारते हैं ना खड़े खड़े के, वैसे उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका के फिर पीछे से थ्रस्ट करना है उसको, तो जो निकला हुआ रहेगा वो निकल जाएगी इजीली, ठीक है। तो ये चोकिंग की प्रोसेस के अंदर ये चीज़ करनी है हमें, एडल्ट की और जो बच्चे की चोकिंग रहेगी उसके अंदर। इसके बाद फर्स्ट एड बताएं, ठीक है। तो यूजुअली हम कैजुअलिटीज़ हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर घर में भी कोई चोट लग जाती है खेलते कूदते वक्त, तो हमें बैंडेजेस किस किस तरीके से करनी चाहिए वो देख लीजिए आप। कोई तो आपको करना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, एक साफ कपड़ा लेना है। साफ कपड़ा हो सकता है रुमाल हो या फिर कोई और दूसरी चीज़ हो सकती है, और ऐसी एक ट्रायंगुलर बैंडेज बनानी है। मैम एक बार इनको बैंडेज दिखा दीजिए। इस तरीके से एक ट्रायंगुलर बैंडेज बनानी है आपको, ठीक है। हो सकता है कि रेक्टेंगल शेप में हो तो उसको आप बीच में से काट के इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, ठीक है, 3 कोनों वाली। अब उसको आपको बैंडेज किस तरीके से करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले जो अफेक्टेड एरिया है उसको आपको साफ करना है, आसपास के सराउंडिंग्स को, ताकि कोई फर्दर बैंडेज को इस तरीके से बांधना है। थोड़ा चश्मे का ध्यान रखिए मैम, उसका फ्रेम वगैरह ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो उसको आपको पीछे की तरफ एक नोट लगानी है, फिर उसको रोल करते हुए दोनों मुंह जो बचे हैं उन दोनों मुंह को रोल करते हुए आगे की तरफ लाके उसको बांध देना है, ठीक है। इससे क्या रहेगा कि फर्दर ब्लीडिंग भी नहीं होगी ज़्यादा, और वो जो इफेक्टेड एरिया है वो फर्दर इन्फेक्शन से ही बच जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब साथ ही में हम बात करते हैं, अगर इनके शोल्डर वगैरह अगर डिसलोकेट हो जाए, हो सकता है कभी कभी हो जाता है, बाइक स्लिप हो जाती है तो उसके अंदर भी शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है गिर के, ठीक है। तो शोल्डर डिसलोकेट होने की कंडीशन के अंदर आप शोल्डर को स्टेबल कैसे करेंगे? हम तो ठीक तो नहीं कर सकते ना, लेकिन हमें हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि तब तक ज़्यादा इंजरी नहीं हो, फर्दर मूवमेंट नहीं करे वो, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसके उनके जो शोल्डर है उसको स्टेबल करना है। तो उसमें भी वही करना है हमें, एक ट्रायंगल बैंडेज लेनी है 3 कोनों वाली। तो एक जो कोना रहेगा उसका, उस पर हमें गांठ लगा देनी है। ये गांठ क्यों लगाई हमने वही बताया जाएगा आपको अभी। ये गांठ जो रहेगी, जो गांठ वाला जो एरिया है ना, यहाँ से वो क्या करेगा, जो कोहनी है उसको ग्रिप कर लेगा अच्छे से, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद ये ऊपर नीचे का मूवमेंट तो रुक जाएगा, लेकिन आगे पीछे का मूवमेंट भी हो सकता है ना, तो उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, उनको बांध देना है इनको। एक तरीके से हम इनको फोर्सफुली बांध रहे हैं ताकि ये खुद भी मूवमेंट ना करें फर्दर, या फिर हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी मूवमेंट ना हो,